नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो पेपर आपका 2 तारीख को साथ लगा हुआ है, 2 जुलाई में, उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही नहीं बल्कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय या इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया आपका, ठीक है। या ऐसे जो है क्या नाम है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद निरज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज में जो है, तो इन सभी का पेपर चूंकि आपका क्या होता है, लिखित होता है, यानी लिखने वाला आता है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे 2026 के बच्चों के लिए। यह लेक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और चूंकि बस केवल एक विश्वविद्यालय का पेपर बचा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का, मतलब सभी सब्जेक्ट का, एंशिएंट हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट में मिल गई होंगी। सभी सब्जेक्ट को मैंने बारीकी के साथ आपको समझाया भी। आज का वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर लगा हुआ 2025 के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है और यह लेक्चर 2026-27 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ना क्या होता है एंशिएंट हिस्ट्री में? 2 हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है, एक होता है हिस्ट्री और एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसके बारे में, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्या? एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है बीए सेकंड सेमेस्टर में? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। 600 बीसी से लेकर के 647 एडी। बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ठीक है। एडी माने होता है एनो डोमिनी, यानी कि ये ईसवी सन कह सकते हैं इसको हिंदी में, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 647 ईस्वी तक का इतिहास यानी हर्षवर्धन तक के बारे में हमको पढ़ना है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को समझाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो और सब कुछ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल, हम बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के बारे में। देखिए, इससे पहले कई 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी 2 मॉडल पेपर अगर हमारे आप देख लेंगे तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन माने पुराना, भारतीय माने भारत का, इतिहास माने हिस्ट्री, इतिहास आप जानते ही हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी थ्रो लाइट ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य का महत्व क्या रहा है प्राचीन भारतीय साहित्य को जानने में, ठीक है। बौद्ध काल या बौद्ध जो ग्रंथ रहे हैं वो क्या, आइए समझते हैं। वैसे ना केवल बौद्ध ग्रंथ से हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि जैन ग्रंथों से भी मिलती है, महाकाव्य से मिलती है। महाकाव्य में जैसे रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, ऐसे ही जो महाभारत है महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, तो इन दोनों से भी हमको जानकारी मिलती है। हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में वेदों से जानकारी मिलती है, वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। फिर उसके तमाम प्रकार की स्मृतियां, तमाम प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब तमाम लिखे गए जिनके माध्यम से हमको इतिहास पर जो है जानकारी मिल जाती है। इतिहास का सामाजिक इतिहास, ठीक है, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, खान पान क्या था, तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी में पूछा गया कि बौद्ध साहित्य से क्या मिलता है हमको, ठीक है। 3 टाइप के जो है स्रोत होते हैं इतिहास जानने के। एक होता है आपका क्या होता है भैया, एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है। एक क्या होता है आपका साहित्यिक स्रोत, पहला स्रोत होता है। इसमें आपका साहित्यिक स्रोत में जैसे आपका बौद्धकालीन साहित्य हो गया, ठीक है, बौद्धकालीन साहित्य हो गया, जैनियों का हो गया, और जो है आपका वैदिक साहित्य हो गया। इसके अलावा महाकाव्य काल हो गया, ठीक है, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ और मनुस्मृति वगैरह तमाम स्मृतियां हो गई, वो सब, ठीक है। ये साहित्यिक स्रोत है। दूसरा स्रोत होता है बेटा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, आर्कोलॉजिकल स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात की, जैसे कि सिक्के इसमें आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे सिक्के मिले, उनसे जानकारी मिलेगी आपको सिक्कों से। इसके अलावा सिक्कों के अलावा जैसे तमाम प्रकार के स्मारक मिले हैं, ठीक है, स्मारकों से मिलता है तमाम जानकारी। स्मारकों के अलावा और भी जैसे कि आपके स्तंभ लेख वगैरह तमाम लेख मिले हैं,
अब लेखों में कई लेख होते हैं, शिला लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, ताम्रपत्र लेख, तमाम चीजों पर लिखा जाता है, तो वो सब चीजें हमको जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। तीसरा जो स्रोत होता है, तीसरा स्रोत कौन सा होता है बाबू? तीसरा स्रोत होता है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे एक प्रकार से हमको बहुत जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों का जो विवरण रहा है बेटा, इसमें जैसे कुछ चाइना से आए, जैसे ह्वेन सांग हो गया, ठीक है, जिसको हुआन चांग कहते हैं, सीयूकी नाम का ग्रंथ लिखता है। ऐसे ही आप देखते हैं तमाम ग्रंथ, इसमें तमाम लोग आते चाइना से हैं, ठीक है, अरब यात्री मोरक्को से, इबन बतूता वगैरह आता है, या ऐसे तमाम प्रकार के जो है बहुत सारे जो प्राचीन काल में आते रहे हैं, ठीक है, यूनान से आए, ग्रीक से आए, अरब भूगोलवेत्ता, मतलब अरब जो भ्रमण करते थे बेसिकली ये अलग अलग देशों में जाकर के, तो वहां पर कुछ ना कुछ लिखा करते थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में, फाहियान हो गया, ठीक है, तो यही सब। तो विदेशी यात्रियों का साहित्य, ये भी इससे जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत यानी साहित्यिक में आपका एक धार्मिक साहित्य होता है, ऐतिहासिक साहित्य हो गया, इतिहास के तमाम सारे ग्रंथ हैं, एक पुरातात्विक होगा, इसमें सिक्के, स्मारक, लेख वगैरह सब आते हैं, ठीक है। तो उसी में साहित्यिक स्रोत में से बौद्ध साहित्य को आपको पढ़ना है। ये पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, इसीलिए मैंने आपको विस्तार समझा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो और समझ में आ जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता रहता है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व है, ऐसे बौद्ध साहित्य का भी महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य जो रहा है वो त्रिपिटक रहा है। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, ठीक है। त्रि माने 3, पिटक माने एक प्रकार से पुस्तकें, तो 3 पुस्तकें शामिल है। एक होता है सुत्त पिटक, एक होता है विनय पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक, यानी 3 पिटक हैं, ठीक है। ये 3 पिटक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, ठीक है। गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई है, यानी कि जब गौतम बुद्ध को निर्वाण माने होता है कि भाई ये मोक्ष जिसको कह सकते हैं, निर्माण हो गया, ठीक, कैवल्य। जैसे जैन ग्रंथ में उसी को कैवल्य कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ में उसको एक प्रकार से निर्वाण कहते हैं, और हिंदू ग्रंथों में उसको मोक्ष कहा जाता है। तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सभी की, ठीक है। सुत्त पिटक की अगर बात करें बाबू, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो धार्मिक विचार दिए हैं, जो उन्होंने वचन कहे हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है। वहीं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, विनय पिटक की बात करेंगे। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम क्या है, यानी बौद्ध संघ में अगर आपको दाखिला लेना है तो कैसे लेंगे, उसका क्या नियम है, और इसके बारे में पूरा नियम कायदा बताया गया है, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन जो होता है बौद्ध संघों का, ठीक है, उसमें शामिल होने का। इसके अलावा तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचना किया गया कि बौद्ध दर्शन है क्या, ठीक है, जो बौद्ध फिलोसॉफी है वो वास्तव में है क्या, इसके बारे में विवेचना प्रस्तुत की गई है। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, यानी कि जो ये पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इसमें जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। 3 पिटकों की भाषा जो है पाली है, यानी ये पाली भाषा में ग्रंथ, खास करके अधिकतर जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। किस भाषा में बेटा? पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में ही लिखे गए अधिकतर ग्रंथ, ठीक है। जातकों में, सॉरी, बौद्ध ग्रंथों में जातकों का दूसरा प्रमुख स्थान है, यानी दूसरे ग्रंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जातक कथाएं हैं, जातक, ठीक है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं वर्णित हैं, यानी कि ये कल्पना की गई कि बुद्ध जी का अगला जन्म, पूर्व जन्म क्या रहा होगा, उससे पूर्व जन्म क्या रहा होगा। उनके बौद्ध मतलब की जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके पूर्व जन्मों की एक प्रकार से कहानियां जो है जातक कथाओं में मेंशन है, ठीक है। खास करके इसमें 549 कथाएं हैं, जातक कथाओं का संग्रह है। लंका के इतिवृत्त, महावंश और दीप वंश भी भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। ये भी जो एक प्रकार से महावंश और दीप वंश चूक है, इसमें भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा परंतु इन दोनों ग्रंथों में कपोल कल्पित और अतिरंजित सामग्री बहुत है, यानी कि बिना मतलब की बातें ज्यादा है, उसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इतिहास में कपोल कल्पना है, ठीक है। कपोल कल्पना माने जो है बस केवल एक कल्पना मान सकते हो, इतिहास की सामग्री नहीं मान सकते। दीप वंश की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी में हुई और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई। 5वीं शताब्दी मतलब क्या होता है? 400 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में, इसी को 5वीं शताब्दी कहते हैं। 4वीं शताब्दी मतलब होता है 300 से लेकर के 400 ईस्वी के बीच में, इसी को 4वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। 301 से मान लीजिए, 401 से मान लीजिए 500, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे समझने का प्रयास करें। इसके अलावा दीप वंश और महावंश से मौर्य काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, यानी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है दीप वंश और महावंश से।
मिलिंद पहो नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यूनानी राजा मिनांडर के बारे में वर्णन मिलता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप उसमें वर्णित है। इसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिमी भारत के जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। दिव्यावदान नाम का एक ग्रंथ है बेटा। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें अनेक राजाओं की कथाएं बताई गई हैं। इसमें अनेक अंश चौथी शती ईसा पूर्व तक जोड़े गए हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में ये भी ग्रंथ है। बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि गुप्त सम्राट जो रहे बौद्ध धर्म में नहीं उतना आस्था रखते थे, सनातन धर्म में आस्था रखते थे गुप्त काल में। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक साहित्य से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है, क्योंकि हमको 600 बीसी का इतिहास, 600 बीसी से लेकर के 647 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है। तो ऐसे में 600 बीसी के बारे में जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वही समय है बौद्ध ग्रंथों का भी उत्थान का। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बौद्ध ग्रंथों का महत्व रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में महाकाव्य की क्या भूमिका है? महाकाव्य यानी महाकाव्य, 2 महाकाव्य केवल रहे हैं। कौन से? एक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण महाकाव्य, और दूसरा है, ठीक है, महाभारत, जिसको किसने लिखा है? महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिक एज एन एंशिएंट इंडियन लिटरेरी सोर्सेस? यानी वेदों के पश्चात महाकाव्यों का विशिष्ट महत्व आया। यानी जब वैदिक काल बीता उसके बाद में महाकाव्यों का वर्चस्व आया। महाकाव्यों में बहुत सारी बातें बताई गई। इनकी गणना ऐतिहासिक साहित्य के रूप में भी की जाती, क्योंकि महाकाव्य में रामायण और महाभारत जो हैं ये 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक प्रमाण भी देते हैं। ठीक है, महाकाव्य में रामायण और महाभारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के रचयिता मुनि वेदव्यास जी थे। पहली या दूसरी शताब्दी में रामायण में केवल 12,000 श्लोक थे। पहली दूसरी शताब्दी के आसपास 12,000 श्लोक इसमें शामिल थे। लेकिन अपने वर्तमान रूप में आप देखते हैं रामायण संभवतः दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत में आते आते, ठीक है, इसमें तमाम और श्लोक शामिल हो गए। महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व 400 से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। तब भी इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन के विषय में कुछ जानकारी जरूर मिलती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित व्यवसायों और भोजन के आधार पर देवराज मतलब कि चन्ना इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस ग्रंथ में 2 विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों पर रहने वाले 2 प्रमुख मानवीय वर्गों का वर्णन हुआ है। कृषि पर आधारित लोग वनों को साफ करके उन्हें कृषि के योग्य बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पर कृषि योग्य यानी स्थानांतरणशील कृषि का वर्णन भी आपको मिल जाता है। इस प्रबंध महाकाव्यों से भारत की तत्कालीन धार्मिक सामाजिक स्थितियों के बारे में बड़ी जबरदस्त जानकारी मिलती है। महाभारत और रामायण से उस समय के, आप महाभारत में आप देखेंगे किस तरीके की राजनीति है। महाभारत जैसा महाकाव्य दुनिया में कोई महाकाव्य नहीं है। वहां की राजधानी आप देखिए विदुर जैसा कूटनीतिज्ञ है उनके पास। ठीक है, मतलब कि जो विद्वान है, इसके सॉरी शकुनी जैसा कूटनीति के पास किसी के पास नहीं है। इसके अलावा मामा शल्य जैसे योद्धा हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इसके अलावा दुर्योधन जैसा महापराक्रमी योद्धा, अंगराज कर्ण जैसा दानी, अर्जुन जैसा धनुधर, ठीक है, युधिष्ठिर जैसा धर्मवान नीतिज्ञ, ठीक है, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, भगवान परशुराम भी आप देखते, पितामह भीष्म जैसा महारथी, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो वो सब कूटनीति, विदुर जैसा नीतिज्ञ व्यक्ति, ठीक है, शकुनी तरह कूटनीति किसको नहीं आती थी। भगवान श्री कृष्ण करना होते तो शकुनी की चाल में हमेशा पांडव लोग फंसे रहते, कभी बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझे तो रामायण और महाभारत से बहुत कुछ जानकारी हमको मिलती है। एक बात ध्यान रखें, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके हमारा पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ ले, ठीक है, या हमारे साथ 3rd सेमेस्टर में जुड़ जाए, एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है। क्या आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं। आप किस सेमेस्टर में अपना सेमेस्टर भी लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है, जैसे कि अगर आप 2nd सेमेस्टर में हैं तो 2nd सेमेस्टर का अधिकतर विश्वविद्यालयों का पेपर हो चुका है। लेकिन अगर आप 2nd सेमेस्टर में 2026 में देख रहे हैं या 27 में देख रहे हैं तो आपके लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, या अभी देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चे, तो ऐसे में आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जैसे 2nd सेमेस्टर का तो यही व्यवस्थित है। बाकी जैसे आप 2026 में देखेंगे तो लाइव क्लास, पीडीएफ नोट, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगे।
कि परीक्षा का अंतिम दिन चल रहा तो क्लास आपकी होती रहती है, पर लगभग में अधिकतर क्लासेस हो चुकी, तो उसका पीडीएफ और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपकी बार हुए हैं कई विश्वविद्यालय में, कौन से क्वेश्चन आने वाले वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, बाकी विश्वविद्यालय के बच्चे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। थर्ड सेमेस्टर के लिए भी यही सेम पैटर्न है, 100 रुपए फीस लगेगी, स्कैनर भेजेंगे उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में 6 महीने तक आप जो है ग्रुप में जुड़े रहेंगे, 6 महीने की फीस केवल 100 रुपए रहेगी। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। सभी विषय का मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, या शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास जो बच्चे नहीं देख पाएंगे उनके लिए वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध होंगे, वीडियो जब चाहें तब आप देख पाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल होंगी आपकी। इसके अलावा कुछ वीडियो तो आपकी प्राइवेट हो जाएंगी, कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर आपको दिखेंगी, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा, इसके साथ इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। अच्छा, पीडीएफ जो होगा, जैसे मान लेते हैं आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है अगली बार, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से व्यवस्था, और पीडीएफ जो है इसमें आंसर के साथ यानी विथ आंसर पीडीएफ आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसके लगभग कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ जो होगा, लिखित वाला पीडीएफ भी मिलेगा। 5 मॉडल पेपर लिखित के तैयार किए जाएंगे थर्ड सेमेस्टर के, उन्हीं पांचों में से उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप खुद ही जाकर के इस वीडियो को देख करके आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि गुरुजी थर्ड सेमेस्टर के लिए हमको जुड़, तो आप बाद में पेपर के समय आते तब भी आप 100 रुपए देते हैं, अभी से जुड़ जाओगे तो 100 रुपए में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमको सेकंड का गुरुजी और थर्ड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ जुड़ना है, तो क्या करें, तो थर्ड और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ जुड़ने के लिए केवल 150 रुपए फीस जमा करना होगा, उसमें सेकंड का आपको सब कुछ मिल जाएगा और थर्ड वाले ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। तो इससे जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, सोचिए मत, क्योंकि अगर आप सीरीज खरीदते हैं तो 60-60, 70-70 रुपए की एक सीरीज आती है, और उसमें 4-5 सब्जेक्ट खरीदेंगे तो 300-400 आपके वैसे चले जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो सब कुछ आपको वैसे मिल रहा है, तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और सब एक गाइडेंस, उचित गाइडेंस में आपको चीजें मिलती रहती हैं। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है एक विद्वान है विशाख दत्त, उन्हीं की रचना है मुद्रा राक्षस। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है इसको। मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष स्थान रहा है। यह विशाख दत्त नाम के एक जो है विद्वान है, उन्होंने लिखा है। इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत, पदच्युत माने होता है उनको उनके पद से हटाने का प्रयास करने का उद्यम करता है, यानी मंत्री जो होता है राक्षस के रूप में महाराज को हटाने का प्रयास करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास से वह ऐसा नहीं कर पाता। अंत में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में सफल हो जाता है। कहा गया है कि राजधर्म की उपेक्षा करने वाले नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया। नंद मतलब की जो घनानंद नाम का शासक था, वो गद्दी पर बैठा था, नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद, उसको उसकी गद्दी से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है, और प्रधानमंत्री कौन बनता है, चाणक्य प्रधानमंत्री बनते हैं, अमात्य बनते हैं। ठीक है, और चीजें शुरू हो जाती है, मौर्य वंश शुरू हो जाता है। इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर ब्रसल माने चंद्रगुप्त मौर्य को, ब्रिस माने होता धर्म, ठीक है, इसलिए इनको ब्रसल कहा गया, धर्म के अवतार, धर्म के रूप में इनको बैठाया गया ताकि धर्म की रक्षा करेगा। इस तरीके से ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है समझे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत में साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक, सिकंदर के सैनिकों को विगलित कर देने वाले, सेल्यूकस निकेटर के विजेता। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, उसको दौड़ा दौड़ा करके मारा। ठीक है, फिर उसकी कन्या से शादी भी कर ली हेलेना से। तो आप देखो कितना विद्वान आदमी था, कितना प्रकर्मी था, क्योंकि चाणक्य जैसा गुरु जिसको मिल जाता है वो बहुत विद्वान, मतलब कि आप देखते हैं एक राजा को हमेशा एक जो है अच्छे सलाहकार की, अच्छे मंत्री की जरूरत होती है। अगर किसी भी सरकार का सलाहकार अच्छा होता है तो वह सरकारें लंबी चलती हैं, लेकिन सलाहकार अगर बेकार मिल गया तो मटियामेट सरकार हो जाती है, सरकार गिरते वक्त टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो जरूरत है एक अच्छे सलाहकार की, जो चाणक्य ने बहुत अच्छे तरीके से किया। इनकी आज्ञा का पालन हिमालय से लेकर के दक्षिण सागर के बाहर स्थित राजा महाराजा किया करते थे। मौर्य साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया, मतलब स्थापना करी, विस्तार भी किया। इनकी गणना भारत के महानतम शासकों में करी जाती है। इनका जन्म मुरा नाम की दासी से हुआ था, जो नंद की रखेल हुआ करती थी। किसी गणितीय ने उसका पालन पोषण किया था, नंद, इनका मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। बाद में उसे किसी शिकारी ने खरीद लिया। एक दिन वह खेल खेल में राजा बन बैठा।
जंगल में राजा बना हुआ था। अन्य बालकों को उसने दूसरे पदों पर नियुक्त कर दिया था, कोई मंत्री बना दिया था, किसी को कुछ बना दिया था, ठीक है। इस तरीके से गाय भैंस चराने आता था तो गड़ेरिया के यहाँ भेज दिया गया था, चूंकि तो वहां पर ये राजा बन जाता था, तमाम नियम कायदे बताता था, ठीक है। संयोग से इसी समय चाणक्य आ गया वहां पर। चाणक्य जो है बहुत विद्वान आदमी, तो उन्होंने देखा चंद्रगुप्त से अत्यधिक प्रभावित हुए और कहा कि भाई शिकारी को 1000 करसार्पण, उस समय मुद्रा चलती थी, करसार्पण माने सिक्का, तो 1000 सिक्का देकर के चंद्रगुप्त को खरीद लिया उस गड़ेरिये से। और इस तरीके से चाणक्य ने ट्रेंड किया चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत विद्या सिखाई, शिक्षा सिखाई, सबको सिखा करके ट्रेंड किया और अंतोगत्वा नंद वंश का पतन करवाने में चाणक्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे देखते हैं हर्षवर्धन कौन था। देखिए हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वर्धन वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन के पिताजी का नाम है। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, इनकी बहन का नाम था जो है राजश्री, ठीक है। और उनका विवाह हुआ था यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन से हुआ था, ठीक है। तो तमाम सारी चीजें, तो 606 ईस्वी में जटिल परिस्थितियों में राज्याभिषेक करवा करके राजा बन गया था हर्षवर्धन। अपनी चारित्रिक उपलब्धियों और महानताओं से हर्ष ने वर्धन वंश का साम्राज्य विशाल बना दिया। प्रजा के लिए ऐसा लोकहितकारी प्रशासन दिया था कि हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में होने लगी। उसने अशोक और समुद्रगुप्त दोनों को की गुणों को समन्वय था, यानी अशोक और समुद्रगुप्त दोनों की विचारधारा, दोनों की चीजों को अगर देखें, दोनों को समाहित कर दो तो जाकर के बनता था जो है हर्षवर्धन। इसीलिए तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा कि निस्संदेह वह प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त इनका हर्षवर्धन की बात की तो हर्षवर्धन जो था, इसको एक व्यक्ति ने, दक्षिण का एक महानतम शासक था उस समय, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया था, ठीक है। किसको हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, मतलब कि हर्षवर्धन को। बाकी किसी राजा से जल्दी हारा नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, पर ये हर्षवर्धन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। एक्सप्लेन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य माने चाणक्य। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, यानी ये अर्थशास्त्र एक रचना है, राजनीति पर आधारित है। यह मौर्यों के काल के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है, ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर के 16 भाग है, 180 उपभाग है, इसमें लगभग 6000 श्लोक है। यह कानून और शासन प्रबंध की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में राज्य के कर्तव्य, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी होनी चाहिए, मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, मंत्रियों को हटाया कैसे जाए, ठीक है, युद्ध शैली क्या होनी चाहिए, मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग का संगठन कैसे किया जाए, संगठन कैसा होगा, उन सभी के संबंध में जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल इतिहास के बारे में जानकारी देता है, बल्कि राजनीति, प्रशासन कैसे करना है, सब कुछ बताता है। तो कौटिल्य के विचार, चाणक्य के विचार आजकल भी व्हाट्सएप, फेसबुक पर घूमते रहते हैं, आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वही कौटिल्य है ये। अगला क्वेश्चन है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी जो है एक विद्वान है, कल्हड़, उसका नाम है कल्हड़, कश्मीर का निवासी था। कल्हड़ ने लिखा राजतरंगड़ी, भारतीय इतिहास का सबसे अनुपम ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों की जिस पर मोहर लगी कि भाई हाँ जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सत्य है, वो इस प्रकार से इसी में लिखी हुई है। यानी जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र वो भी प्रमाणिक है, लेकिन जो ये रचना है कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ये भी बहुत प्रमाणिक रचना मानी जाती है इतिहास की दृष्टि से। राजतरंगड़ी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एक्सप्लेन शॉर्टली द राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी का रचयिता कल्हड़ था। राजतरंगड़ी में इस युग के भर्तृश्रेष्ठ कवि का उल्लेख है। भर्तृश्रेष्ठ का या भारतवेग हयग्रीव का वध रचयिता था इसका। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया गया है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी का यह सबसे प्रमाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन काल की यह पहली पुस्तक है बेटा जिसमें तिथिबद्ध वर्णन किया गया है राजाओं महाराजाओं का, ठीक है, घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। एक तिथि यानी किस डेट को हुआ था, किस समय में हुआ था, सारी जानकारी भी लिखी है। इस ग्रंथ से कनिष्क के बारे में जो है जानकारी भी मिलती है, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है? राजतरंगड़ी से। राजाओं की एक प्रकार से इतिहास का वर्णन करती, इसीलिए इसका नाम राजतरंगड़ी रखा गया। फाहियान, फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत में आया था। चीन का यात्री था, ठीक है, ये पढ़ने के लिए आया था। फाहियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। वह एक बौद्ध भिक्षु था। उसने 399 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया, धर्म की पुस्तकों की खोज करी तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन किए
और दर्शन करने के लिए यात्रा के अनेक कष्ट भी सहता हुआ आगे बढ़ा। बुद्ध देव की पवित्र जन्मभूमि भारत आ पहुंचा। फाहियान ने अपना संपूर्ण समय जो है बौद्ध पुस्तकों के अध्ययन में बिताया। पूरी यात्रा में उसे 15 साल लग गए, जिसमें से 6 साल उसने केवल भारत में बिताए थे। ठीक है, उसके यात्रा विवरण में उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथ्यों, राजनीतिक जीवन, इन सभी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हमको मिल जाती है। तो फाहियान का जो ग्रंथ है बड़ा फेमस ग्रंथ है। उसमें 3 वर्ष पाटलिपुत्र में बिताए थे फाहियान ने। पाटलिपुत्र का उसने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसने बौद्ध विहार तथा भिक्षुओं की स्थिति का भी सजीव चित्रण जो है अपने ग्रंथ में किया है। इस तरीके से फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, और जो है जो ह्वेन-सांग है कब आया था? हर्षवर्धन के ह्वेन-सांग कब आया था? वो आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन जो आया था, ह्वेन-सांग किसके दरबार में आया था बेटा? ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, बिल्कुल। हाँ, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है भैया, बाणभट्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाणभट्ट भी एक कवि है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में बहुत जानकारी लिखी। हर्षचरित नाम की एक रचना लिखी है, उसमें बहुत जानकारी मिलती है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित नाम की रचना लिखी, कादंबरी लिखा, इसके अलावा चंडी शतक नाम के 3 ग्रंथों की रचना करी, जो तीनों बड़े फेमस है। ये संस्कृत भाषा में है। हर्षचरित में पुष्यभूति वंश के प्रारंभ, पुष्यभूति वंश ही वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश के प्रारंभ माने प्रभाकर वर्धन से लेकर के विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में राजश्री, राजश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन है। ये पहाड़ी में चली, जब इनके पति की हत्या हो गई तो ये एक प्रकार से मरने के लिए पहाड़ियों में निकल जाती है। तो प्राप्ति तक का हर्ष संबंधी इतिहास पूरा जानकारी है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हर्षचरित बाणभट्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। कादंबरी बाणभट्ट का एक काव्य ग्रंथ है, किंतु इस ग्रंथ में उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कादंबरी की कथा श्रृंगार रस प्रधान है और जटिल है, यानी कठिन है। इस ग्रंथ की पूरी कथा एक तोते द्वारा कहलवाई गई है, यानी कि एक मिथ टाइप का है। ठीक है, पुंडरीक कथा का उपनायक है इसमें। कादंबरी तथा महाश्वेता क्रमशः नायक और नायिका उपनायिका है। तो कादंबरी नायिका है और महाश्वेता उपनायिका है। कथा राजा शूद्र की राज्य सभा से प्रारंभ होती है। इस ग्रंथ में बाण ने अनोखी कल्पना का चित्रण किया है। बाण ने यह कथा जो है गुणाढ़ की बृहद कथा से प्राप्त की थी। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य की अमर निधि है। संस्कृत साहित्य में जो है कादंबरी ग्रंथ पढ़ाया जाता है। बाण के तीसरे ग्रंथ चंडी शतक में दुर्गा माता की स्तुति करी गई। चंडी माने दुर्गा जी, उन्हीं की स्तुति करी गई है कि नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, ऐसे है नहीं, वो तो हनुमान चालीसा, मतलब वो तो दुर्गा चालीसा है। दुर्गा जी का तमाम जो है नवरात्रि आती है तो उसमें आप देखते होंगे तमाम जो है दुर्गा जी के जैसे जो है सप्त सती का श्लोक होता है, जो है सप्त श्लोक की दुर्गा होता है। जैसे आप होते ना, ज्ञानानाम की चेतांसी दुर्गा भगवती हिंसा बाला आर्या चैत्य नेता शूलधारी पिनाकधारी चित्ता चंद्र घंटा महातपा मनो बुद्धिरंकार चित्र रूपा चिता चिति। दुर्गा अष्टक हो गए, दुर्गा नाम हो गए। ठीक है, दुर्गा दुर्गा समनी, दुर्गा नासिनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्ग भामिनी, दुर्ग भामा, दुर्ग भीमा, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं, तमाम जानकारी, तमाम जो है चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पे चंडी जी की प्रार्थना की गई, स्तुति की गई है। ठीक है, स्तुति करी जाती है जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु सुरक्षा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कई मामलों में आप कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो स्तुति उसमें करी गई है, उसके बारे में जानकारी आपको नहीं करनी ज्यादा, लेकिन हाँ जानकारी होनी चाहिए चंडी शतक में क्या है। ह्वेन-सांग, ह्वेन-सांग माने युवान चांग इसको कहते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ह्वेन-सांग। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चीनी यात्री है। ठीक है, युवान चांग सीयूकी नाम का ग्रंथ लिखता है जो बड़ा फेमस है भारतीय इतिहास के बारे में। फाहियान की भांति युवान चांग भी बौद्ध धर्म के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों की खोज और बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर चल करके वनों, पर्वतों और रेगिस्तान को पार करता हुआ भारत में आया था। मार्ग में अगणित कष्ट सहता हुआ 629 ईस्वी के लगभग में वह भारत आया। उसने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण करी। उसने यहाँ पर केवल बौद्ध धर्म का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज, जीवन और जीवन के प्रत्येक पहलू का भी गंभीरता के साथ अध्ययन किया। किसने? जो है ह्वेन-सांग ने। ठीक है, और अध्ययन किया। उसने जो वृतांत छोड़ा वह उस काल के इतिहास की जानकारी के लिए अमूल्य निधि है। उसका नाम है सीयूकी नाम का ग्रंथ। क्या लिखा है? सीयूकी, ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। सीयूकी ग्रंथ किसका है? सीयूकी ग्रंथ ह्वेन-सांग का है। युवान चांग कहा जाता है चाइना में इसको, हम लोग ह्वेन-सांग कहते हैं। ठीक है,
तो उस समय के इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी। युआन चांग ने हर्ष की विजयों का उल्लेख किया है। हर्ष ने किस तरीके से राज्य विस्तार किया अपना, धर्म उसका क्या रहा, सामाजिक जीवन कैसा व्यतीत करता था, कला के क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासनकाल कैसा रहा, साहित्य के विषय, इन सभी विस्तार से लिखा। इसका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख जो साधन है वो युआन चांग का ग्रंथ शिव ई की ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख साधनों में प्राचीन स्मारकों का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट माउंट मोमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? यानी स्मारक जो रहे हैं उनके क्या योगदान रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में? देखिए, प्राचीन स्मारकों से हमारे देश के प्राचीन इतिहास की बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। मोहनजोदाड़ो से इसे हमको जानकारी मिली, उसका कार्बन डेटिंग करते हैं और उसका समय निकाल लेते हैं किस समय की घटना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, कोसम। सारनाथ कहाँ पर है? बिहार, मतलब वहां पर है, क्या नाम है, बनारस में है। सहेट महेट, पाटलिपुत्र, नालंदा, आज तमाम ग्रंथों, तमाम स्थानों की पुरातत्व विभाग ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करके प्राचीन सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। रिसर्च होती है बाकायदा हर एक चीज पर, ईंटों पर रिसर्च होती है। ठीक है, अभी एक मूवी आपने देखा होगा जो भगवान राम के जो द्वारा पुल जो बनाया गया था, पत्थर वाला, फ्लोटिंग रॉक्स कहते हैं उनको, जो तैरने वाले पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आज मिल रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है, 7,000 साल पुराने पत्थर मिल रहे हैं। इन स्मारकों और भग्न अवशेषों से देश के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन स्मारकों और भग्न अवशेषों से देश के राजनीतिक इतिहास के निर्माण में की सहायता नहीं मिलती, बल्कि उनसे लोगों के रहन सहन और सभ्यता पर अधिक प्रकाश पड़ता है। कला के अध्ययन के तो वे अमूल्य साधन हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से तो एक संपूर्ण सभ्यता ही प्रकाश में आ जाती है या आ गई है। ठीक है, तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ आदि से प्राप्त तमाम प्रकार की मूर्तियां जो उस युग के शिल्पियों की प्रतिभा के नमूने हैं, प्रतिभा के चिन्ह हैं। अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं, जो पत्थरों पर चित्र खींचे गए हैं, वो सब उच्च कोटि के नमूने हैं, उच्च कोटि के एक प्रकार से चीजें हैं जिसके बारे में जानते कि भाई उस समय भी ऐसा चित्रकारी लोग करते थे। इसी प्रकार विदेशों में भी भारतीयों ने जाकर के अपनी कला के नमूने छोड़े हैं। उदाहरण के लिए जैसे जावा जो है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जावा और सुमात्रा दो द्वीप है इंडोनेशिया में, बेसिकली बड़े बड़े। तो जावा का जो बोलोबुदूर है, इसके अलावा जो है प्रमवाड़म, इन सभी के जो मंदिर हैं ये भारतीयों के द्वारा बनाए गए हैं। उनकी भित्तियों पर उत्कीर्ण कथाएं आज भी पुकार पुकार कर कह रही हैं कि एक दिन भारतवासियों ने उन्हें अपनी संस्कृति के रंग में रंग दिया था। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सब जगहों पर भारतीयों का कब्जा जो है पहले न कहीं पे रहा, किसी न किसी शासनकाल में। प्राचीन जो राजा रहे उन लोगों ने एक प्रकार से बहुत कुछ जीत लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुंग कौन थे? बताएं भाई, सुंग कौन थे? सुंग की बात की तो हर्षचरित जो बाणभट्ट की रचना है उस ग्रंथ में सुंगों को अनार्य कहा गया। अनार्य माने कि ये आर्य नहीं थे। हरप्रसाद शास्त्री सुंगों को पारसी धर्म का बताते हैं। दिव्यावदान नाम का ग्रंथ जो कि एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है, उसमें सुंगों को मौर्य भारद्वाज गोत्रीय बताया गया है। मालविकाग्निमित्रम जो है, मालविकाग्निमित्रम बड़ा फेमस ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा है? कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे, बड़े फेमस ग्रंथकार है वो मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, किसकी रचना है? इस ग्रंथ में सुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, इस तरीके से। ठीक है, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट का नाम था बृहद्रथ। यानी मौर्य वंश के सम्राट शासक कौन थे जिन्होंने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके लास्ट सम्राट कौन थे मौर्य वंश के? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति कौन था? बृहद्रथ का पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया, उसका सेनापति ही था। पुष्यमित्र सुंग ने 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना करी। भारतीय इतिहास में इसी वंश को सुंग वंश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर बात की जाए, इससे स्पष्ट होता है कि खारबेल जो था, खारबेल जो कलिंग का सम्राट था, महान विजेता था, इसीलिए उसने किस पर? मगध पर और दक्षिण भारत में अनेक विजय प्राप्त करी। उनकी विजयों से भयभीत होकर के यूनानी शासक मथुरा भाग गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में कहीं भी राजा खारबेल की पराजय का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इनकी पराजय का वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है।
हर जगह पर आप देखेंगे बेटा, तो हर जगह पर क्या मिलता है, हर जगह पर आप देखेंगे तो हर जगह पर जो है खारबेल के विजयों का ही वर्णन है, हारने का उल्लेख नहीं है, जैसे समुद्रगुप्त का। जिससे ज्ञात होता है कि वह हमेशा विजयी ही रहा है। कौन? खारबेल, जो कलिंग पर शासन करता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? बढ़िया प्रश्न है। सातवाहन, सातवाहन वंश में आप देखते हैं अपनी माताओं के नाम को भी आगे लगाया करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ। उसने शकों को पुनः पराजित करने के लिए के उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन पर शासन किया था। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई थी। यज्ञश्री ने कुल 27 वर्षों तक शासन किया। वह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। कौन? जो है इसका क्या नाम है? यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, सातवाहन वंश का पतन कैसे हुआ? देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद में सातवाहन साम्राज्य के विघटन की शुरुआत शुरू हो गई। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय चंद्रश्री चतुर्थ पुलुमामी का उल्लेख मिलता है। इन राजाओं में कोई योग्य शासक नहीं हुआ। कुल मिलाकर के जो यज्ञश्री सातकर्णी इसके बाद में जो है सब एकदम से वैसे शासक हुए, उनका कोई मतलब नहीं था। साम्राज्य को विघटन से रोक नहीं पाए ऐसे शासक ये। तीसरी शताब्दी में आते आते सातवाहन साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वसुदेव कौन था? वासुदेव ईसा मसीह से 72 वर्ष पूर्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का वध करके उसका मंत्री जो था वासुदेव, वो मगध राज के सिंहासन पर आसीन हो गया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो किसको? बृहदरथ को मारकर बैठा था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। उसी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसी देवभूति का मंत्री जो था उसका नाम था वासुदेव। जैसे इसके देव मतलब कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को मारा था, ऐसे ही देवभूति को वासुदेव ने मार करके, जैसे मंत्री को मारा था, मंत्री को इसने भी मारा गया और सिंहासन पर आसीन हुआ। और इसी ने किस वंश की? कणव वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, वासुदेव ने, ठीक है। तो कणव जो थे वो ब्राह्मण थे बेसिकली। वासुदेव ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया था। वासुदेव जो है कणव वंश का संस्थापक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि आपका जो बृहदरथ है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक है। तो मौर्य पहले नंद वंश आता, देखें समझने का प्रयास करें। नंद वंश के बाद में कौन सा आएगा? मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। उसको मारा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना होती है। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदरथ। बृहदरथ को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। और किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना हो गई। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति को किसने मारा था? वासुदेव ने मारा था। और किसकी? कणव वंश की स्थापना कर दी। इस तरीके से ये एक प्रकार से वंश चलते रहे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो वासुदेव ने कितने साल तक? 9 साल तक। अगला क्वेश्चन, खारबेल का धर्म क्या था? खारबेल जैन धर्म अवलंबी था, जैन धर्म को मानता था। खारबेल जो था ये कहां पर था? ये कलिंग का नरेश था, कलिंग का शासक था। उसने उदयगिरी की पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए रहने के लिए स्थान बनवाया, निवास गृह बनवाया। उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का निर्माण भी किया ताकि वहां पर जैनी जो विद्वान है वो बैठ करके चर्चा पर चर्चा करें। खारबेल ने जैन भिक्षुओं की एक संगीति का भी आयोजन किया था और उसने जैन ग्रंथों का भी संकलन करा था। जैन ग्रंथ जो थे उनको इकट्ठा करवाया, संकलित करवाया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किनसे मिलती है? देखिए, शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान हमें पुराणों से, जो कल बाणभट्ट की रचना हर्षित वहां से मिलता है। महाभाष्य जो पतंजलि की रचना वहां से। कालिदास की रचना मैंने आपको पूछा था, मालविकाग्र मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, ये सब महाकाव्य है तीनों। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, महाकवि कालिदास। मालविकाग्र मित्रम से भी हमको शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ का वृतांत, जैन विद्वान केसवली के विवरण, स्रोत सूत्र जो बोधायन ने लिखा है इससे भी मिलता है, मनुस्मृति से मिलता है, दिव्यावदान, इन तमाम प्रकार के ग्रंथों से हमको मिलता है। और अयोध्या का जो अभिलेख मिला है हमारे यहाँ का, शुंग वंश के बारे में भी वो जानकारी देता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार का शासक था?
प्रश्न आता है पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार का शासक था। देखिए पुष्यमित्र शुंग बड़ा ही योग्य और प्रतापी शासक था। उसने विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया वरन विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा की। वह एक कुशल शासक, महत्वाकांक्षी सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने ही शुंग वंश की स्थापना करी थी बृहद्रथ को मारकर के। पहले मंत्री था, पूरा रणनीति जानता था। वह केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था बल्कि साहित्य और कला का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। उसी के काल में मनुस्मृति और जो पतंजलि की महाभाष्य, दोनों ग्रंथ जो बड़े फेमस ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रासंगिक ग्रंथ है वर्तमान में, इन दोनों महाकाव्यों की रचना भी, इन दोनों महाग्रंथों की रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी भी लिखा। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, मनु की मनुस्मृति, सब यहाँ पर आपके लिखी गई। उसके ही काल में ही सांची, भरहुत और बोध गया के स्तूपों का विस्तार हुआ। देश नगर गरुड़ स्तंभ भी शुंगकालीन कला का अद्भुत नमूना है, यानी कि कला, साहित्य और विद्वानों का संरक्षक भी रहा है ये। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के शासकों के शासन कालों की अवधि बताइए। देखिए शुंग वंश की अगर बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना करी 184 ईसा पूर्व में और 148 ईसा पूर्व तक लगभग 36 सालों तक शासन किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और बहुत प्रतापी शासक हुआ है। फिर उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो था उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र गद्दी पर बैठा, 8 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। अग्निमित्र के बाद में क्रमशः उसका मतलब ज्येष्ठ मित्र गद्दी पर बैठा। ज्येष्ठ मित्र के बाद में वसुमित्र गद्दी पर बैठा। इन सभी लोगों ने राज किया। इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। इसी को मार करके किसने? वासुदेव ने इसी को मार करके गद्दी पर मतलब की दूसरी जो है एक प्रकार से कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और इस प्रकार 184 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, मतलब 73 ईसा पूर्व तक लगभग 112 वर्ष तक शासन किया किसने? शुंगो लोगों ने। ठीक है, तो शुंगो का काल कब से कब तक? 184 से लेकर के 73 ईसा पूर्व, क्योंकि 73 ईसा पूर्व में ही वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। किसको मार करके? देवभूति, अंतिम सम्राट कण्व वंश का, उसको मार करके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अंतिम शासक था वो। अगला क्वेश्चन, अग्निमित्र कौन था बाबू? अग्निमित्र देखिए पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था, पुत्र था अग्निमित्र, जिसका उल्लेख पुराणों में मालविकाग्निमित्रम, जो किसकी रचना है? कालिदास की, उसमें मिलता है। मालविकाग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि पिता पुत्र में कुछ संबंध अच्छे नहीं थे, यानी पिता पुत्र यानी कि पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र में भी थोड़ा बहुत तरपटक रहता था। वह विदिशा का गोप्ता यानी गवर्नर था और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक जो है उसका पुत्र था वसुमित्र, यानी वसुमित्र जो था अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र ने इसको काम सौंपा था कि आप जो है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है उसको रक्षा करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और जो घोड़े को पकड़ता था या तो वो युद्ध करता था या तो फिर उसको पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी, या तो संधि। अगला क्वेश्चन से पुष्यमित्र शुंग का बौद्ध धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था बौद्ध धर्म के प्रति पुष्यमित्र शुंग का? देखिए पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। उसने बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। पाटलिपुत्र में कुट्टाराम को नष्ट करने के 3 प्रयास किए किंतु हर प्रयास इसका विफल रहा। तो पुष्यमित्र शुंग जो था ये एक प्रकार से क्या था? बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है? देखिए नासिक अभिलेख की अगर बात की तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का शासक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी बड़ा फेमस शासक है, प्रतापी शासक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन जो है किसमें किया गया है? नासिक अभिलेख में। इसमें उसके व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण का उल्लेख किया गया है। वह साहसी था, शक्तिशाली था और दयालु भी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी महान शासक था, प्रतापी शासक था। ठीक है, सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था, सबसे योग्य शासक था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है? हाथी गुम्फा अभिलेख में पुरी यानी वर्तमान उड़ीसा में एक प्रकार से मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें राजा खारवेल की क्रियाकलापों का वार्षिक वर्णन किया गया है कि हर साल उसका क्या क्या करता था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गंधार शैली की विशेषता बताएं। गंधार शैली देखिए कनिष्क जो था कनिष्क यूनानियों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दी थी। इसमें भारतीय भाव, कला और आदर्शों का यूनानी ढंग से प्रकट किया जाता था। भारतीय मुद्रा नहीं, यूनानी ढंग से मूर्तियां बनाते थे लेकिन भाव भारतीय रहता था, सब कुछ भारतीय। बाकी उनकी जो शैली है वो एक प्रकार से कौन सी होती थी? यूनानी शैली, इसी को गंधार शैली कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवी देवताओं के आधार पर बनाई गई। ठीक है, इन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की शारीरिक अवस्थाएं, वस्त्र की बनावट, पहनने का ढंग, ये सब यूनानी कला के हिसाब से बनाया गया। सभ्यता की गहरी छाप यूनान से आपको दिखाई पड़ती है इन मूर्तियों पर।
इस कला के प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान, इसके अलावा जलालाबाद, हुड्डा, बमियान, स्वात घाटी तथा पेशावर जिला जो रहा पाकिस्तान वगैरह का, यहाँ सब गंधार शैली की एकदम से भरमार थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गंधार शैली पर जो है किसका प्रभाव पड़ा था? यूनानी शैली का, यूनान के जो है कला का शैली का प्रभाव पड़ा और भारतीय भाव और विचारों को, भारतीय देवताओं को यूनानी ढंग से एक प्रकार से प्रकट किया गया मूर्तियों के माध्यम से। यही गांधार शैली है मूर्ति बनाने की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, महायान संप्रदाय की विशेषता बताइए। देखिए, महायान और हीनयान दो संप्रदाय बुद्ध धर्म को एक प्रकार से बुद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। देखिए, महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर मान करके उसकी पूजा करने लगे। वे ज्ञान के स्थान पर बुद्ध व बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पर अधिक बल देने लगे महायान संप्रदाय के लोग। महायान संप्रदाय के मत का लोगों का यह मानना था कि बुद्ध के प्रति भक्ति व निष्ठा रखने, स्तूप, चैत्य आदि बनवाने से निर्वाण यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। महायान ने दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ आकर्षक धार्मिक क्रिया विधियों और सक्रिय मानववादी परोपकारी कार्यक्रम अपना लिए थे। महायान ये था। हीनयान दूसरा संप्रदाय था, इसी का दूसरा पार्ट था। जो ऐसा काम नहीं करते थे वो हीनयान। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव किस प्रकार का था? देखिए, भारतीय मूर्ति कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, चाहे गंधार शैली हो चाहे मथुरा शैली हो। इस युग में मथुरा में बुद्ध, बोधिसत्वों और बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, जिन पर आपको यूनानी प्रभाव स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे यूनानी देवी देवताओं की फोटो है, ऐसे महात्मा बुद्ध की आपको मूर्ति मिल जाएगी तमाम। ठीक है, बाल वगैरह घुंघराले घुंघराले करके बनाए नहीं जाते हैं, तो वो सब चीजें यूनानी कला का ही प्रभाव है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी प्रभाव को बताइए। देखिए, भारतीय सिक्कों की अगर बात करें तो भारतीय सिक्कों पर भी यूनानी कला शैली का प्रभाव है। कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं, सोने की जो मुद्राएं मिली है, कनिष्क एक राजा थे, उनकी सुंदर, आकर्षक और सुडौल होती थी। उन पर देवी देवताओं की कला पूर्ति आकृतियां अंकित होती थी। इन पर यूनानी शैली का प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यूनानियों ने सिक्कों के आकार तथा सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, और उसी ध्यान के साथ भारत में भी आप देखते हैं कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उस पर आपको मिलेगा। कनिष्क भी संबंधित था। अगला प्रश्न, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या किया? कनिष्क के समय में एक बौद्ध संगति हुई थी, उसका नाम है चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, उसके समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु को मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान में भेज दिया ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लोग कर सके। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया था। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था कनिष्क ने। पुरुषपुर को उसने सुंदर इमारतों से सुशोभित किया। वहां पर उसने 13 मंजिल का एक स्तंभ बनवाया था कनिष्क ने। ठीक है, कहां पर? पुरुषपुर में। इसके अतिरिक्त उसने विहार, स्तूप और भवन तथा प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियों का निर्माण भी बहुत ज्यादा करवाया। अगला क्वेश्चन आ चुका, कनिष्क के दरबार में प्रयुक्त विद्वानों के नाम बताइए। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, जैसे पार्स, वसुमित्र, आशुघोष, नागार्जुन, चरक, ऐसे तमाम प्रसिद्ध विद्वान या वैज्ञानिक इनके दरबार में रहा करते थे। चरक और नागार्जुन से विद्वान है, बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जा सकते हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक बौद्ध ग्रंथ का प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा। इसके अलावा सारिये पुत्र प्रकरण पर नाटक भी लिखा। नागार्जुन ने माध्यमिक काशिक के बारे में बताया, प्रज्ञा पारिमिता सूत्र दिया, शास्त्र ग्रंथ लिखे। उसके काल में और भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इसके काल में संस्कृत भाषा का विकास अपने चरम पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, डियोडोटस कौन था? डियोडोटस कौन था? देखिए, डियोडोटस प्रथम स्वतंत्र बैक्टीरिया का शासक था। वह यूनानी साम्राज्य का संस्थापक था। डियोडोटस यह एक शक्तिशाली शासक था। डियोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद 240 ईस्वी पूर्व में उसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय शासक बन जाता है। उसने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए पार्थिया से संधि भी कर ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मीनांडर के साम्राज्य की सीमाएं बताएं। देखिए, साम्राज्य सीमाएं अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंधु, राजपूताना, काठियावाड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जो है ये मीनांडर की सीमाएं जो थी फैली हुई थी। मीनांडर भी जो है बहुत प्रसिद्ध शासक है। उत्तर पश्चिम में कपिसा, पश्चिम में सिंध, दक्षिण पश्चिम में बेरीगाजा तक, दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पूर्व में मथुरा तक जो है ये मीनांडर प्रथम जो था इसका शासन फैला हुआ था। मीनांडर था कौन भाई? मीनांडर प्रथम कौन था? देखिए, मीनांडर का जन्म अलसंड नामक द्वीप के कलसी नामक ग्राम में हुआ था। यह द्वीप मिस्र का अलेक्जेंड्रिया अथवा काबुल के पास स्थित
अलेक्जेंड्रिया है आज का। साधारण कुल में इसका जन्म हुआ था। सैनिक कुशलता इसके अंदर शुरुआत से ही थी, अनुभव भी इसके अंदर था। तो सैनिक कुशलता और अनुभव के आधार पर डिमेट्रियस ने उसे सेनापति बना दिया था अपना। फिर अपनी पुत्री एगाथेल्किया से विवाह भी करवा दिया, चूंकि सेनापति था, बहुत बढ़िया काम किया, तो अपनी पुत्री से इससे विवाह कर दिया था। इस तरह उसका राजवंश से संबंध स्थापित हो गया और फिर मिनांडर जो है अपने पावर में आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शक कौन थे? देखिए, शकों की अगर बात की तो शक मूल रूप से सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली खानाबदोश मतलब कि खाना के लिए एक प्रकार से भ्रमण करने वाली जाति, तो खानाबदोश व बर्बर जाति थी, मतलब कि बर्बरता भी इनके अंदर थी। ठीक है, 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहां से निकाल दिया था, सीर दरिया से। शकों ने बैक्टीरिया पर अधिकार आकर के कर लिया जब वहां से भगाए गए, तो यूची जाति ने शकों को वहां से भी भगा दिया। यहाँ से भागकर हेलमंड घाटी में आकर के बस गए। इस स्थान को शक स्थान कहा जाने लगा, क्योंकि जब हेलमंड घाटी में आकर के बस गए तो यहाँ पर वो लोग जो यूची जाति थी वो नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर ये सुरक्षित हो गए, इसीलिए इसी स्थान को शक स्थान कहते हैं। यहाँ से आकर के सिंध प्रदेश में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, यानी सिंध वाला जो नदी का इलाका है वहां पर। शकों के कारण से इस स्थान को शकद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये शक लोग थे। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रथम भारतीय शक शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन। प्रथम भारतीय शक शासक कौन था? देखिए, भारतीय शक राजाओं में प्रथम तक्षशिला का शासक माबेज था। यह एक शक्तिशाली शासक था, उसे महाराजा भोग कहा गया है। पार्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। माबेज का शासन पंजाब तक था। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में शासन किया था। इसने माबेज ने जो शक भारतीय शक प्रथम शासक था। चस्टन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, यशामोतिक के पुत्र चस्टन को चस्टन वंश का संस्थापक माना जाता है। चस्टन ने 130 ईस्वी के लगभग शासन किया था। शकों के एक वंश ने उज्जैन पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शकों के इस वंश को चस्टन वंश कहा जाता है। चस्टन वंश का शासन उज्जैन व जो है आपका काठियावाड़ में था, कालियावाड़। ठीक है, अगला रुद्रदामन कौन था? बताए भाई, रुद्रदामन कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रुद्रदामन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार शासक तथा हिंदू धर्म और संस्कृति का महान उन्नायक था रुद्रदामन। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी, हर क्षेत्र में विद्वान था, हर क्षेत्र में काम, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, विद्वता की बात हो, कला की बात हो, सब इसमें आगे था। उसका स्थान का समय, उसके शासन का समय जो रहा 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, रुद्रदामन का। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम 171 से लेकर के 130 ईसा पूर्व में शासन करता है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था मित्रदात द्वितीय। ठीक है, उसने शकों को पराजित कर सिस्तान और कंधार पर अपना आधिपत्य भी कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन क्षत्रप मूलतः सिस्तान और आर्कोसिया से आए थे। भारतीय ग्रंथों में इन्हें पल्लव कहा गया। भारत में शासन करने वाले पल्लव वंश के बहुत शासक हुए हैं। ठीक है, महान शासकों में भी उनका नाम आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय शासन तंत्र के विकास में शकों का प्रमुख योगदान क्या था? देखिए, उन्होंने पारसिक छत्र प्रणाली का प्रचलन किया था। शकों ने, छत्रप शब्द ईरानी छत्रपावन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रांत का शासक। शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में चूंकि बटा हुआ था, जहां छत्रप शासन किया करते थे। प्रत्येक प्रांत में 2 छत्रप होते थे। ठीक है, एक महाछत्रप होता था, दूसरा छत्रप होता था जो उसकी सहायता करता था। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, गुप्त काल में लिखे गए 4 प्रमुख ग्रंथों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। देखिए, पहला है आपका कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतु संहार,
ये सब किसके लेखक हैं? कालिदास। कालिदास की तमाम रचनाएं जो है गद्य और पद्य की दोनों रचनाएं जो है तमाम लिखी गई किसके समय में? गुप्त काल में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी वजह से ये प्रश्न भी पूछा जाता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दरमियान चाहे कालिदास की बात करें या बड़े-बड़े लेखकों की बात करें, ठीक है? तमाम प्रकार के स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त महान सम्राट भी इसमें हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में विद्वान थे, सोने के सिक्के तमाम जारी किए गए, तमाम कारण थे स्वर्ण काल कहे जाने के। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और ऋतु संहार जैसे बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए गुप्त काल में। इसके अलावा किरातार्जुनियम, ठीक है? किरात कौन है? किरात माने बहेलिया, अर्जुनियम माने अर्जुन। किरात कौन बना था? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर और अर्जुन का जो जब अर्जुन जाते हैं दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तो भगवान शंकर जो है उनकी परीक्षा के लिए आते हैं, ठीक है? क्योंकि पूजा कर मतलब अर्जुन जो है तपस्या पूर्ण होती है, भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन परीक्षा लेते हैं, कहते भाई परीक्षा लेते पहले, पहलिया के रूप में आते, तो वही किरातार्जुनीय में पूरी जानकारी। भारवी ने लिखा इसको। इसके अलावा रावण वध लेखक हैं भट्टी। इसके अलावा मृच्छकटिकम लेखक हैं शूद्रक। ये सब रचनाएं बड़ी फेमस हैं जो कि गुप्त काल में लिखी गई हैं। इस वजह से ही आप देखते हैं गुप्त काल सबसे प्रसिद्ध काल माना जाता है इतिहास का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न है बारह मिहिर कौन थे? बारह मिहिर, ठीक है? बारह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र तथा प्राकृतिक इतिहास आदि विषयों की चर्चा की है। उन्होंने पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक नामक अन्य ग्रंथ लिखे। वे रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के महान आचार्य थे बारह मिहिर, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट कौन थे? देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट इसी युग में हुए हैं। उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की रचना लिखी। कुछ विद्वान सूर्य सिद्धांत को भी इन्हीं की का लिखा हुआ मानते हैं, आर्यभट्ट को, जिसमें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारण से बताया गया है। आर्यभट्ट पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी मतलब घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जीरो का खोज भी आप देखते हैं आर्यभट्ट ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त कौन था? स्कंदगुप्त गुप्त वंश का महानतम शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पर एक विद्वान है, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक नाटक भी लिखा है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राट हुए हैं। वो अपने पिता के समय से ही अपने पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय दे चुका था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है, ठीक है? स्कंदगुप्त का इतिहास में क्या साधन है? स्कंदगुप्त का इतिहास में उच्च स्थान है। क्या स्थान है? तो उच्च स्थान है। स्कंदगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था, बहुत फेमस शासक है, बहुत विद्वान था, राजनीति आती थी इसको, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने भी विक्रमादित्य का विरोध यानी विक्रमादित्य की उपाधि जो है स्कंदगुप्त ने भी धारण करी है, ठीक है? ध्यान रखें, विरोध माने उपाधि। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, क्या गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं, 1% भी संशय नहीं है। लिख दीजिएगा हाँ, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। क्यों? गुप्त राजा बालादित्य तथा मालवा के यशोवर्मन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और मिहिरकुल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और उसने मालवा तथा मगध से खदेड़ दिया। मिहिरकुल के बाद भारत से होड़ों का अस्तित्व मिट गया। होड़ों के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन गुप्त सम्राट में आप देखते हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। इसमें जो है कला का और इसके अलावा सोने के सिक्के तमाम चलवाए गए, भारी संख्या में सोने के सिक्के छपवाए गए, ठीक है? हर चीज आप देखते हैं इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। तो कहीं ना कहीं पे स्वर्ण युग इसको कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न, होड़ों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, होड़ों ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित किया। डॉक्टर स्मिथ व अन्य इतिहासकार विद्वानों का विचार है कि होड़ों के द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण से जिस नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ उसे राजपूत कहते हैं। होड़ों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा, यानी होड़ लोग भारतीय स्त्रियों से शादी करते थे और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हीं को राजपूत कहा गया, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। पुष्टि नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे, ये विद्वान बताते हैं जो एक प्रकार से विद्वान हुए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, होड़ों का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, होड़ों का भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। होड़ों ने भारत में अनेक विहारों, मंदिरों को तोड़ दिया, अनेक सुंदर कलाकृतियों को नष्ट कर एक प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोतों को ही नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म को भी होड़ों ने समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार कला और धर्म दोनों को ही होड़ों ने क्षति पहुंचाई थी। तो भारतीय संस्कृति पर होड़ों ने भारतीय संस्कृति को हमेशा नष्ट करने का ही प्रयास किया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वाकाटक कौन थे। देखिए वाकाटक जो थे ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने करी थी। वाकाटक वंश की स्थापना किसने? बिंद शक्ति ने। बरार का सामंत था बिंद शक्ति, उसने किया था, जिसने 225 ईस्वी से 275 ईस्वी तक शासन किया था बिंद शक्ति ने वाकाटक वंश पर। वाकाटक वंश के राजाओं के नाम और कार्यकाल लिखिए। देखिए बिंद शक्ति 255 से 275 तक शासन किया। प्रवरसेन इसके बाद में आता है 275 से 335 ईस्वी तक। रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी तक। पृथ्वीसेन 360 से 385 तक। रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 तक। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 तक। नरेंद्र सेन 440 से 460 तक। पृथ्वीसेन द्वितीय लास्ट 460 से 480 तक। यानी 255 से लेकर के 480 ईस्वी तक जो एक प्रकार से वंश चला, उसी वंश का नाम है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश बड़ा फेमस वंश है, ठीक है। कई शासक इसमें प्रसिद्ध शासक हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हूण कौन था। हूण जो थे मध्य एशियाई एक खानाबदोश और जंगली जाति थी। ये लोग व्यवहार से अत्यंत नृशंस, बर्बर और आतताई थे। इनका चीन से घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न, हूणों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। 458 ईस्वी में हूणों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। इस समय भारत पर स्कंदगुप्त का शासन था। स्कंदगुप्त के कारण से हूणों का आक्रमण जो है विफल रहा। स्कंदगुप्त ने हूणों को एक प्रकार से भगा दिया। जब भी आक्रमण हुआ तो गुप्त वंश के शासकों ने हूणों को यहाँ पर आने नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, हूणों ने भारत पर द्वितीय आक्रमण कब किया। 484 ईस्वी में हूणों ने फारस के राजा को मार करके उस पर अधिकार कर लिया। फारस विजय के उपरांत भारत पर द्वितीय आक्रमण किया, जिसमें गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो हूणों ने भारत पर द्वितीय आक्रमण किया था, ठीक है। तो एक प्रकार से गुप्त वंश उसके बाद में नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मिहिर कुल कौन था। देखिए 515 ईस्वी में तोरमाड़ की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र तोरमाड़, इनके पिताजी का नाम है मिहिर कुल के, तो मिहिर कुल गद्दी पर बैठते हैं अपने पिताजी की मृत्यु के बाद। वो अपने पिता से भी अधिक ज्यादा क्रूर था। मिहिर कुल ज्यादा क्रूर व्यक्ति था तोरमाड़ से भी ज्यादा। निर्दयी भी था। उसकी राजधानी साकल यानी सियालकोट आज की है। अगला प्रश्न, ह्वेन-सांग के अनुसार मिहिर कुल किस धर्म का मानने वाला था। तो प्रारंभ में मिहिर कुल जो था बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। बाद में वह बौद्धों का घोर विरोधी हो गया, शत्रु हो गया। वह शैव धर्म का अनुयायी हो गया था बाद में, ठीक है, बौद्ध धर्म को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हरसेन कौन था। हरसेन जो है देवसेन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। वह वत्स गुलम शाखा का अंतिम ज्ञात नरेश था। एक शक्तिशाली शासक और महत्वाकांक्षी नरेश था ये, ठीक है, हरसेन। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। मेंशन लिटरेरी सोर्सेस एज सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास को जानने में, ठीक है। दोनों प्रकार के साहित्य के इतिहास की जानकारी होती है। ऐतिहासिक साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण ग्रंथ ये सब शामिल है। इसके अलावा हर्षचरित, विक्रमांक देव चरित, हम्मीर काव्य, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। धार्मिक साहित्य में जैसे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब धार्मिक साहित्य हैं। इसमें भी प्राचीन भारत की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। लेकिन रामायण, महाभारत, पुराण ग्रंथ तमाम सारे जो हैं ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जनपद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनपद। जनपद का अर्थ लिखेंगे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन अथवा जाति था। ये जन परिवारों के समूह हुआ करते थे। जन जो थे कई परिवारों को मिलकर के एक जन बनता था। वैदिक युग के प्रारंभ में यही जन एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उत्तर वैदिक काल में के उपरांत ये जन अस्थायी रूप से एक एक गांव में रहने लगे। अपने निवास के ग्रामों और पार्श्ववर्ती भूभागों पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ये राज्य अब जनपद कहलाने लगे। फिर इन जनपदों में सीमा विस्तार की भावना जागृत हुई। परिणाम स्वरूप ये पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार ये जनपद बड़े हो गए और महाजनपद कहलाने लगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद काल कहा जाता है। संपूर्ण देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का जाल फैल गया था।
एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। 16 महाजनपदों के बारे में इतिहास में वर्णन है, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में एक प्रकार से अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। जैन ग्रंथों में भी 16 महाजनपद बताए गए हैं। बुद्धकालीन महाजनपदों की विभिन्न मतलब विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द महाजनपद इन बुद्धिस्ट पीरियड। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बौद्ध कालीन प्रमुख महाजनपदों का वर्णन किया गया है। बौद्ध काल में भारत में खास करके 16 महाजनपद बताए गए। कौन कौन से? पहला है बेटा, उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए जो है प्रयासरत थे, प्रयत्नशील थे जनपद महाजनपद। पहला था अंग महाजनपद, दूसरा मगध महाजनपद, तीसरा काशी महाजनपद, चौथा कौशल महाजनपद, पांचवा वज्जी महाजनपद, छठवा मल्ल महाजनपद, सातवां चेदी महाजनपद, आठवां वत्स महाजनपद, नौवां कुरु महाजनपद, 10वां पंचाल महाजनपद, 11वां मत्स्य महाजनपद। ठीक है, इसके अलावा 12वां सूरसेन महाजनपद, 13वां अस्मक महाजनपद, 14वां अवंती महाजनपद, 15वां गंधार और 16वां कम्बोज महाजनपद। इस तरीके से 16 महाजनपद हैं। ठीक है, ये बात ध्यान, कौन कौन से? अंग मगध काशी कौशल, बज्जी मल्ल चेदी वत्स, कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन, अस्मक अवंती गंधार कम्बोज। ठीक है, ये 16 महाजनपद है। चार चार के जोड़े में आप बोल करके पढ़ सकते हैं। ये सभी महाजनपद उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते थे। इसमें से कुछ महाजनपद बहुत प्रतापी हुए, फेमस हुए, जैसे कि मगध महाजनपद, अवंती, काशी, कौशल। कौशल अयोध्या वाला इलाका, काशी बनारस वाला इलाका। ठीक है, अवंती वगैरह उज्जैन वगैरह के आसपास पड़ेगा। ऐसे ही आपका मगध जो है बिहार वगैरह वाला पूरा एरिया, ये सब अधिक शक्तिशाली थे। धीरे धीरे मगध महाजनपद का इतना अधिक विस्तार हुआ और उत्थान हुआ कि इनमें से अधिकांश महाजनपद मगध साम्राज्य के अंग बन जाते हैं और उत्तरी भारत में मगध राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है। मगध महाजनपद सबसे प्रतापी महाजनपद था, ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा और परखा। ऐसे ही जियोग्राफी का मॉडल पेपर मैंने दिया था 2025, 26, 27 का, आप देखे होंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे ही हिस्ट्री का तमाम वीडियो आएगा। हिस्ट्री का भी एक वीडियो आएगा जो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं 1206 से लेकर के, ठीक है, 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक, वो भी आपका आएगा कल तक, वो भी वीडियो मैं ला दूंगा। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 91 61 93 60 62। तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर की फीस आपके लिए 100 रुपए रखी गई है। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में अगर आप जुड़ेंगे तो थर्ड सेमेस्टर का क्लास शुरू होने वाली है, तो मतलब शुरू हो चुकी है, तो 100 रुपए उसकी भी फीस है। इसमें 6 महीने तक आपकी क्लास चलेगी। सभी सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी प्रश्न परीक्षा में आने वाले होंगे वो सब आपको मिलेंगे। परीक्षा चाहे एमसीक्यूज हो तो उसके लिए पूरी व्यवस्था, लिखित हो तो उसके लिए पूरी व्यवस्था, यानी लिखित ऑब्जेक्टिव सभी के लिए। और बाकी जो अभी पेपर लगा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों वालों का, तो सेकंड वाले बच्चे तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, सेकंड वाले बच्चे तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थर्ड का भी फीस 100 रुपए है, लेकिन दोनों का एक साथ लेंगे। सेकंड का भी गुरु जी हमको अभी दे दीजिए और थर्ड का भी दे दीजिए, तो आपके लिए केवल 150 रुपए फीस लगेगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर वाले कोर्स में जुड़ सकते हैं। जैसे कि बाकी विश्वविद्यालय का पेपर तो हो चुका है, अब थर्ड का पेपर हो चुका है, मतलब सेकंड का। थर्ड वाले बच्चे जुड़ जाए जल्दी से। जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका, जैसे आपका हो गया जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सब आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया आपका। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजी पैरी बरेली में, आशा कुंभ, हरिराजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती रहती है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है।